रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। कभी अतीत का किस्सा सुनाती, कभी उलझे सवालों का जवाब ढूंढ लाती, कभी बनती खाली समय का सहारा। सुखों से भरा है इसमें जीवन सारा। इसकी कहानी कविताओं में मिलता ज्ञान का भवसागर। ये किताबों की दुनिया है जो भर दे गागर में सागर। कभी मोहब्बत के किस्से, कभी परियों की कहानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ड आरजे राजेश्वरी की जुबानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ल्ड हर बुधवार शाम 8 बजे से 9 बजे तक और रिपीट ब्रॉडकास्ट हर बृहस्पतिवार शाम 3 बजे से 4 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। रविवार का दिन है और समय है एक बेहद खास मेहमान से आपको मिलवाने का। आज हम उस मेहमान को आपसे रूबरू करवा रहे हैं जिनसे मिलने के लिए आपने बार बार हमें ईमेल्स किए, व्हाट्सएप किए। उनकी लाइफ के बारे में जानने के लिए आपने हमें बहुत सारे कमेंट्स भेजे हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर भवेश भाटिया जी से, जो सनराइज कैंडल के मालिक हैं। 10,000 से ज्यादा डिसेबल्ड को ये एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। 10,000 से ज्यादा, मैं एक बार फिर से आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये इतनी एम्प्लॉयमेंट शायद अभी गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी नहीं है। अगर पर्टिकुलर किसी सेक्टर की हम बात करें तो बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेनर हैं। अगर इंडिया में हम बात करें या ओवरसीज भी हम बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वॉइस इन दिस फील्ड और एंटरप्रेनर की दुनिया में बहुत बड़ा नाम डॉक्टर भवेश भाटिया हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे आपका। थैंक यू दानिश जी, नमस्कार जी। आपके माध्यम से रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं और जो हमारे मित्र जुड़े हुए हैं उन सबको मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं। आप बड़ा प्यारा काम कर रहे हो दानिश भाई, और आपके माध्यम से इन हजारों लाखों करोड़ों में मेरे और मित्रों से आज जुड़ पाया, उसका मुझे बड़ा फक्र है। थैंक यू भवेश भाई। सबसे मजेदार बात यह है कि भवेश भाई इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, उसके बाद भी सो हम्बल। तो ये हमें बिगिनिंग में ही इनसे सीखना चाहिए और आई एम श्योर कि पूरी इंटरव्यू में बहुत कुछ है जो भावेश भाई से आज हमें सीखने को मिलेगा। भावेश भाई, सबसे पहले हम आपके चाइल्डहुड के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसा आपका बचपन रहा, कब आपको डिसेबिलिटी हुई, क्या डिसेबिलिटी है आपको, थोड़ा सा अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताएं। जरूर दानिश भाई, मैं माता पिता की इकलौती संतान हूँ, ब्रदर सिस्टर कोई ना, आई एम सिंगल चाइल्ड। मैं रेटिना मैक्यूला डीजनरेशन और आरपी प्रॉब्लम, ये दोनों प्रॉब्लम बताए गए मेरे लिए। तो बाय बर्थ में ये अनुवांशिक था, मेरे ननिहाल से मुझे ये एक हेरिडिटरी में मुझे ये प्रॉब्लम मिला हुआ है। और बचपन से कभी स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं पढ़ पाया, किताबें नहीं पढ़ पाया, लेकिन माँ ने कभी किसी स्पेशल स्कूल या ब्लाइंड स्कूल में न डालते हुए मुझे एक नॉर्मल स्कूल में दाखिला दिलाया। बड़ा एक अलग सा वर्ताव भी किया जाता था, टोटली निगलेक्टेड एक कोने में बिठा दिया जाता था। आप किताबें नहीं पढ़ पाते, ब्लैक बोर्ड नहीं पढ़ पाते, चलो साइड पे बैठो, ग्राउंड पे जाओ, फुटबॉल को लगता हम भी किक लगाए, हम भी क्रिकेट खेले। लेकिन मेरे इससे तो और जो मेरे 4,500-5 हजार विद्यार्थी मित्र स्कूल में पढ़ते थे, एबल बॉडी से उनकी किताबें और स्कूल बैग संभालने से ज्यादा और कोई काम ही नहीं आता। लेकिन दानिश भाई, ये कोने में बैठे बैठे वो जो एनर्जी बच गई ना, वो किसी क्रिएटिविटी के रूप में बाहर आना शुरू हुई। और बड़ी गरीब परिवार में पैदा हुआ, क्योंकि डैडी तो दिहाड़ी मजदूर थे, रोज कमाओ रोज खाओ वाली बात थी। महाराष्ट्र में जो विदर्भ एरिया है वहां पे एक तहसील में मेरा जन्म भी हुआ। और उस स्कूल में जो ये भेदभाव सा एक माहौल था, लेकिन जो 4th स्टैंडर्ड तक का एक जो सब्जेक्ट था क्राफ्ट का, वो मेरे लिए सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट था। वो एक में वो सब्जेक्ट था जहां मैं अपने आप को साबित कर सकता था, या यूं कहे कि प्रूव कर सकता था। तो दुनिया भर की चीजें बनाकर मैं अपने इमेजिनेशन को उन चीजों में ढालकर मैं स्कूल में ले जाता। मेरे क्लास टीचर उन सब प्रोडक्ट के साथ मुझे पूरे स्कूल में घुमाते और बड़ी वाहवाही मिलती, बड़ी शाबाशी मिलती। तो लगता यही ठीक है। फिर तो आगे चलकर कहीं गिल्ली मिट्टी मिल गई, किसी क्ले में से कुछ अलग शेप दो, कहीं बाम्बू ढूंढो, कुछ छोटे से झोपड़ी नुमा घर से कैंची छुरी ढूंढकर और पतंग की बड़ी बड़ी कमानी बनाना। और कोशिश होती कि
जो समाज हर बार साइड में बिठा देता है उसके सामने मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं। और उन दिनों माँ मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, क्योंकि स्कूल में अक्सर लड़ाइयाँ होती जो आज भी हम ये अनुभव करते थे। और जो 4,500-5,000 विद्यार्थी थे उसमें से कुछ ऐसे थे जो 10-12 साल की उम्र तक ब्लाइंड अंधा अंधा करके चिढ़ाते और बड़ी लड़ाई होती। और यूनिफॉर्म फाड़ के उन लड़ाई के बाद घर पे जाना, रोने की शुरुआत, किताबें एक कोने में फेंक करके बहुत हो गया, अब कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। बच्चे बहुत परेशान करते हैं। तब माँ जो मेरे सर पर हाथ फेर कर एक ही बात कहती कि भाविश तू दुनिया को नहीं देख सकता, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ तकिए में मुंह डालकर रो, घर से बाहर निकल, कुछ ऐसा करने की कोशिश कर, कुछ हट के करने की कोशिश कर कि जिस दुनिया को तो नहीं देख सकता एटलीस्ट वो दुनिया तेरी तरफ देखने की शुरुआत करे। और मुझे रेडियो उड़ान के माध्यम से कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 10th के बाद में विथ माई वन साइटेड फ्रेंड, जिसको एक ही पैर है, 8th स्टैंडर्ड से स्कूल में वो एडमिशन हुई थी, मेरा बहुत प्यारा दोस्त बन चुका था। तो कुछ अलग करने के चक्कर में हमने टेंडम साइकिल बनाई, जो 2 पेडल वाली साइकिल होती है। उन दिनों रेडीमेड नहीं मिलती थी, तो हमने किसी साइकिल स्टोर वाले के साथ टाई अप करके और 6 महीने लगाए उस साइकिल को तैयार करने में। और आफ्टर 10th के रिजल्ट के बाद जो कॉलेज चालू होने को अक्सर वक्त लग जाता है, तो उसका काम था हैंडल और ब्रेक संभालना, और पीछे बैठ के मैं पेडलिंग करता। काफी हमने आगे 50-100 किलोमीटर रोज की चलाकर प्रैक्टिस भी की। और नागपुर महाराष्ट्र से नेपाल काठमांडू और वापस नागपुर हमने 6000 किलोमीटर की साइकिल टूर की 45 दिनों में, एज ऑफ 16, जिसको बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड की श्रेणी में उसको रखा गया था। ग्रेट। आप डबल एमए हैं, आपने बताया विदर्भ में काफी चैलेंजेस आए एजुकेशन में आपको बिगिनिंग में। हाँ जी। तो थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में बताएं कि एमए तक का आप पहुंचे, और आपने बताया कि आप लगभग आपका जन्म 1970s में है, तो उस टाइम पे बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, एक्सेसिबिलिटी नाम का कोई शब्द नहीं होता था, जीरो। तो कैसी जर्नी रही, क्या बड़े चैलेंजेस उस समय आपने फेस किए, और तब भी इतने गरीब परिवार से आना और एमए तक, डबल एमए तक की एजुकेशन को हासिल करना, उस जर्नी के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। इसमें मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा योगदान रहा वो माँ के एक संस्कार का, जिसने मुझे किताबों से जोड़ा। क्योंकि एक बड़ा पुअर सा फैमिली में तो माँ को अपने घर के पूरे काम करने के बाद में वो जो भी समय मिलता उसमें मेरी या तो स्कूल की पढ़ाई करवाती या मुझे कुछ अच्छी किताबें पढ़कर देती। वो कुछ पैसे भी बचा के रखती कि दिवाली में कुछ, जैसे अक्सर एक गरीब परिवार में होता है कि यार ईद दिवाली में या इसी वक्त में कुछ नए कपड़े खरीदे जाते हैं, लेकिन वो अपने लिए नई साड़ी न खरीद कर मेरे लिए किताबें खरीदती। वो मुझे ज्यादा से ज्यादा वक्त दे सके इसलिए मैं उसके घर के कामों में मदद करता। तो 12-14 साल की उम्र में मैं अच्छा कुक भी बन गया था, और वही वेजिटेबल कट करने से लेके ये सब चीजें एक जन्मजात गुण के रूप में मेरे साथ चलती रही। और इन किताबों का जो एक योगदान रहा उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और जब भी ये लड़ाई होती स्कूल में या बच्चे परेशान करते, तब वो माँ एक सबक बिल्कुल देती कि ये जिंदगी भर आपके साथ चलने वाला है, तो आपके जो विरोधी हैं या जो आपको परेशान करते हैं उनको आप कन्विंस करना सीखे, उनको आप अपना दोस्त बनाना सीखे, जो अक्सर हम नहीं कर पाते। दानिश भाई, ये बड़ा विरोधाभास है कि अपना ऐसा वो जो एक ईगो है या एक अहंकार है कि कैसे मैं उसके सामने झुकूं, तो उसको साइड में करके कैसे उसको हमने प्यार, आत्मीयता और मैत्री के धागे में बांधना है, ये सीखने में काफी वक्त लगा। लेकिन जो 10-12 साल की उम्र में जो बच्चे मुझे परेशान करते थे, वही 9वीं 10वीं 11th में वो मेरे सबसे प्यारे दोस्त बन चुके थे। और उन दिनों एटलीस्ट राइटर मिल जाया करते थे। बाकी तो स्कूल के वक्त में तो अनफॉर्चुनेटली जो टीचर्स थे उनको भी कुछ ये कायदे कानून के बारे में कुछ ज्यादा मालूमात नहीं थी। एक तहसील थी जहाँ पे मैं पढ़ता था, छोटा सा गांव था, 1-1.25 लाख लोगों का, तो बड़ी दिक्कत थी। लेकिन आगे चलकर जिस तरह से नए कायदे बनने लगे और राइटर वगैरह मिलने लगे, और इन्हीं जो बच्चे जो मुझे परेशान करते थे उन्होंने मुझे एमए इकोनॉमिक्स और एमए साइकोलॉजी तक की मेरी जो पूरी एक जर्नी थी, एक सफर था मेरा, उसमें बहुत मुझे सहयोग दिया। और नागपुर यूनिवर्सिटी से मैंने इन दोनों पोस्ट ग्रेजुएशन को फर्स्ट क्लास की डिग्री के साथ में मैंने हासिल किया। दानिश भाई, ग्रेट। 2-3 चीजें यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है।
आपने बताया कि आप ओनली सन हैं अपनी फैमिली के। जी। तो हमने बहुत सारे ऐसे किस्से सुने हैं कि पेरेंट्स हैं जो वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, या उनको ये डर होता है कि दूसरा भी बच्चा कहीं डिसेबल ना हो, इसलिए वो दूसरे बच्चे के लिए जाते नहीं है। आपकी मदर, आपने बताया कि आपका 1970 अराउंड आपका बर्थ है, तो उस समय क्या ऐसी इच्छा शक्ति थी आपकी माता के अंदर जो इतने सेंसिटाइज थे वो कि सारा काम छोड़ के आपको पढ़ाते थे और पूरा टाइम आप पे लगाते थे और आपको इस तरह की बातें मोटिवेट करते थे कि दुनिया आपको देखे? ये क्या स्पिरिट थी? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स तो उस समय बच्चों को डालते ही नहीं थे स्कूल में और ये मानते थे कि यार अब कैसे चलेगा इनका, सारी उम्र ये ऐसे ही बिताएंगे। इसका दानिश भाई 2-3 बड़े महत्वपूर्ण कारण रहे। एक तो मेरे ननिहाल में करीब 65 से 67 लोगों का ज्वाइंट फैमिली था, एक ही किचन था। करीब 1200 किलोमीटर का ट्रैवल करके जब हम समर वेकेशन में विदर्भ से मुंबई जाते थे, मुंबई घाटकोपर जो एरिया है वहां मेरा ननिहाल हुआ करता था, तो वहां तो 12वीं तो 13वीं तक पहुंचते पहुंचते पता ही नहीं चलता था कि कौन रियल मामा है या कौन कजिन मामा है। एक ही आत्मीयता के साथ हर कोई ट्रीट करता था। और दूसरा था कि माँ ने 10th के बाद में 2 साल का मोंटेसरी का कोई कोर्स किया हुआ था, तो उसको मुझे पढ़ाने में या उस स्कूल मैनेजमेंट के साथ में लड़ झगड़ कर भी मुझे दाखिला दिलाने में, क्योंकि उन दिनों सर्व शिक्षण अभियान की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो इस तरह से एक स्पेशल चाइल्ड को नॉर्मल स्कूल में दाखिला दिलाना भी अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर थी। लेकिन उन्होंने कन्विंस किया, सब जवाबदारियां लेके मैं पढ़ाऊंगी मेरे बच्चे को, बस आप दाखिला दिलवाइए। और उसका एक जो पॉजिटिव अप्रोच था उस वजह से मैनेजमेंट भी कन्विंस हुई और ये जर्नी आगे बढ़ी। लेकिन दानिश भाई ये बातें करते करते मैं एक बड़ी प्यारी बात कहता हूँ कि देखिए, हर चीज जो, हर एक नेगेटिव चीज जो हम कहते हैं वो शायद हमारे लिए कई बार एक आशीर्वाद सी बन जाती है। तो अगर डैडी दिहाड़ी मजदूर थे, एक पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे, जो सीमेंट के पाइप वो फैक्ट्री प्रोड्यूस करती थी 6 इंच से लेके 48 इंच डायमीटर के, जो रस्तों में और जो लगाए जाते हैं। तो उस फैक्ट्री में सबसे पसंदीदा प्लेग्राउंड था जहाँ पे कई ट्रक रेती पड़ी रहती थी, क्योंकि पाइप बनाने के लिए एक जो रॉ मटेरियल था स्टील, सीमेंट और खड़ी के साथ में जो पत्थर होते उसके साथ में रेती भी लगती थी, नदी की रेती। तो ऐसे पहाड़ लगे रहते थे उस रेती में। तो स्कूल के बाद में मेरा पसंदीदा प्लेग्राउंड वो रेती हुआ करती, ऊपर की रेती हटाई के थोड़ी नीचे गिल्ली रेती मिल जाती थी, और उसके ऊपर मैं अपने विचारों को ढालने की कोशिश करता। और वहाँ के जो मजदूर थे वो सब चीजों को देखकर मैं पूरे दुनिया को मैं उस रेती पे ढाल देता और घंटों में उस रेती पे खेला करता, और इतनी सारी चीजें मैं उन रेती के माध्यम से बनाता कि हर कोई बड़ा देख के बड़ा शाबाशी देता। तो वो 6-7 साल वहां पे बचपन में खेलते खेलते ये क्रिएटिविटी की एक जो चाह थी अपने विचारों को ढालने की, वो बड़ी मजबूत होती गई। और उसका ही पूरा, मैं कहता हूँ कि सनराइज कैंडल भी उसी तरह से काम कर रही है। आज 10,000 से ज्यादा डिजाइन हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसका बेस उस फैक्ट्री में उस रेती के ऊपर से शायद हो पाया, ऐसा लगता है दानिश भाई। जी, अब हम आते हैं इसी पे ही। भवेश भाई, आपने डबल MA की जी, तो ऑब्वियसली आपके घर वालों का भी एक रुझान होगा कि भवेश भाई अब कोई गवर्नमेंट जॉब ले ले तो एक सिक्योरिटी मिल जाएगी। और उस टाइम पे तो आपको मालूम है, आज भी इतनी MNC आने के बाद भी घर वालों का पहला यही कहना होता है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब ले लें तो आपकी शादी आराम से हो जाएगी, तो आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी, तो आपको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा सारी लाइफ। तो आपके मन में ऐसा कभी नहीं आया? आप आज इंडिया में सिर्फ 2 नाम बचते हैं, एक श्रीकांत साहब का, एक आपका, एंटरप्रेन्योरशिप में, और आप दोनों उस समय के हैं। उस समय मतलब बहुत पुराने नहीं है, मैं आपको बहुत ओल्ड नहीं कहना चाह रहा, लेकिन उस समय के हैं जब एक्सेसिबिलिटी का नामो निशान नहीं था, कोई सोचता भी नहीं था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो ये इस जर्नी के बारे में अब शुरुआत करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ना सोच के ये सनराइज कैंडल का ख्याल कैसे आया? बिल्कुल, एक तो जैसे मैंने अभी कुछ बातों में बताया कि एक बचपन से क्रिएटिविटी की चाह 14-15 साल की उम्र में मेरे साथ
वहां पे मेरा जो एक दोस्त था जिसका कुछ रिश्तेदार ओमान मस्कत में रहते थे, तो जब भी वो छुट्टियों में जाता, बड़ा रिच परिवार से था वो, तो जब छुट्टियों में वो जाता वहां पे अपने रिश्तेदारों के पास, तो आते समय ढेरों फैंसी कैंडल्स वहां से लेके आता, जो करीब करीब चाइना से बनी हुई वहां पे पहुंची हुई होती थी, ओमान मस्कत जो खाड़ी देश है वहां से, गल्फ से। तो वो मुझे छूने को मिलती, तो मेरी क्रिएटिविटी की चाह, मुझे लगता कि यही सबसे बेस्ट है। इस तरह की भी कैंडल्स हो सकती है, तो क्रिसमस ट्री और सांता क्लॉस, दुनिया भर की डिजाइन की कैंडल्स को लेके आता हूँ, उसमें खुशबू भी होती। तो 14-15 साल की उम्र में ये विजन क्लियर था कि इसी और आगे बढ़ना चाहिए मुझे। यही शायद मेरी जो ये सर्जनशीलता की प्यास है उसको तृप्त कर सकती है। और जैसे मैंने बताया कि माँ अक्सर कहती थी कि तू कुछ अलग करने की कोशिश करना। तो मेरा लास्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन का था, तभी माँ का ब्लड कैंसर 4th स्टेज से कैंसर से निधन हो चुका था। टाटा हॉस्पिटल में मुंबई में ट्रीटमेंट चलती थी, 50-50 हजार के इंजेक्शन उन दिनों फ्लूडेरा 50 mg के अमेरिका से मंगाए जाते थे। लाखों रुपए का कर्जा हो चुका था। दोस्तों रिश्तेदारों से तो जितना कर्जा उठाया हमने उठाया, उन्होंने तो अंत में अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी थी कि ये मिलता है तब पैसे मांगता है। जो बूंद बूंद करके माता पिता ने मेरे सुनहरे भविष्य के लिए पैसे जोड़े थे, वो भी सब खत्म हो चुके थे, और ये कर्जे के साथ, और माँ को तो नहीं बचा सके। डैडी जिंदगी भर के लिए स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज हो चुके थे, उनको संभालना था, और कुछ अलग करने की चाह में फिर और कोई नौकरी या उसके लिए कोशिश न करते हुए, और मैं चाहता था कि तुरंत कुछ शुरू किया जाए। तो एक 4 महीने की रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग मुंबई नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड NAB इंडिया की मुंबई महालक्ष्मी में एक पुनर्वसन केंद्र था। वहां पे मुझे पता चला था कि कुछ ये कैंडल वगैरह सिखाई जाती थी। और दानिश भाई मजे की बात देखिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन 1945 से ब्लाइंड वेलफेयर का दावा करती है, उन्होंने भी मुझे देखकर कहा कि आप टोटली ब्लाइंड हो, जिस कैंडल का आप उजाला नहीं समझ सकते उसको कैसे बनाओगे। तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने मुझे मसाज सिखाई, क्योंकि उन दिनों बॉडी मसाज का कुछ नया कोर्स उन्होंने शुरू किया था। तो उन्होंने कि आप ये करके आगे बढ़े, आप 6-6.25 फुट के हट्टे कट्टे इंसान हो, तो आप जरूर अपना और संस्था का नाम इस क्षेत्र में आगे बढ़ाओगे। तो मसाज सीखने को मिली। लेकिन जो और मेरे मित्र, लाभार्थी मित्र उस पुनर्वसन केंद्र में ट्रेनिंग ले रहे थे, उनसे थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके मैंने बेसिक ट्रेनिंग ले ली थी कैंडल मेकिंग की, कि किस तरह से डाई होते हैं, किस तरह से साँचे होते हैं, कैसे उनको भरा जाता है। और एक दिमाग में एक बेस बन चुका था। और दूसरी बात दानिश भाई, मैं एक अच्छी गुजराती परिवार, अक्सर ये कम्युनिटी नौकरी करने की ओर अग्रसर नहीं होती। वो एक पान का ठेला या छोटी सी हैंड कार्ड भी लगाएगी, लेकिन वो खुद का काम करना चाहती है। और मुझे फॉर्चुनेटली दिल और दिमाग की दोनों पोस्ट ग्रेजुएशन की मुझे डिग्रियां मिली, MA इकोनॉमिक्स और MA साइकोलॉजी। तो मैंने इसका पूरा ये अपॉर्चुनिटी का फायदा लेते हुए, और बचपन से जो किताबों से मैं जुड़ा था, उसने मेरी मानसिकता एक तैयार कर दी थी कि हर्डल्स में मैं बहुत ज्यादा अच्छी तरह से मैं काम कर पाता था। ये मैंने बहुत अनुभव किया था। तो ये एक माता जी का निधन जो मेरे लिए बहुत बड़ा धक्का था, शायद सबसे बड़ा लॉस था मेरे लिए। और उसके साथ में डैडी का स्किज़ोफ्रेनिक हो जाना, और ये जो पूरे जो रिश्तेदार थे, दोस्त थे, उनके तरफ से अपने दरवाजे मेरे लिए बंद कर देना। तो ये जो चारों ओर से तकलीफें, आकस्मिक तकलीफें आई, मैं दानिश भाई, मैंने ये अनुभव किया उन दिनों से कि हमारी जिंदगी में जो हर्डल्स, स्पीड ब्रेकर्स, जो तकलीफें, परेशानियां आती है, उससे हमारे जीवन में सिर्फ 2 बातें हो सकती है, या तो हम बिखर जाते हैं या फिर निखर जाते हैं। दानिश भाई, तो हम निखरने की ओर आगे क्यों न बढ़े? हम बिखरने का इतिहास रटने से ज्यादा निखरने का इतिहास रचने की ओर आगे क्यों नहीं बढ़ सकते दानिश भाई जी? तो अब इस जर्नी के बारे में बताएं। फाइनली आपने 27 जून 1994 को सनराइज कैंडल को इनॉग्रेट किया। बिल्कुल जी, उसके लिए भी मुझे फंड चाहिए था, सिर्फ 5,000 रुपए, लेकिन बैंकों के पास वो भी नहीं था। और आप तो जानते हैं कि बैंकें उन्हीं को कर्जा देती है जिनको अक्सर उसकी आवश्यकता नहीं होती। तो जो मेरे पास और एक स्किल थी बॉडी मसाज की, उन दिनों माता पिता महाबलेश्वर, जो महाराष्ट्र का बहुत प्यारा हिल स्टेशन है पश्चिम महाराष्ट्र में, तो वहां पे स्थायी हो चुके थे। तो
मैंने महाबलेश्वर जो एक टूरिस्ट प्लेस है, 5,000 से ज्यादा उन दिनों होटलें हुआ करती थी, तो आजू बाजू के होटलों में जहां मैं रहता था अपने डैडी के साथ, तो वहां पे एक मसाजिस्ट के तौर पर काम करते हुए मैंने 5, 10, 20 रुपए जोड़े और मेरे 5,000 रुपए जमा किए जो मुझे इस इंडस्ट्री को सुरा करने के लिए चाहिए थे। और पहली कैंडल जो सादी मोमबत्ती मैंने लाइट जाने के बाद उस तरह से वो 20 किलो मोम और एक सादी मोमबत्ती की कास्टिंग के डाई के साथ वो 5,000 रुपए इन्वेस्ट करके मैंने सनराइज कैंडल की शुरुआत की। और जब तक हम चीजें बेचे नहीं, काम आगे कैसे बढ़े? मार्केटिंग तो सबसे जरूरी है दानिश भाई। तो महाबलेश्वर के मार्केट में एक 50 रुपए भाड़े पे हाथ गाड़ी लेकर, हैंड कार्ड लेकर मैंने दिन भर की बनाई हुई कैंडल वहां पे बेचने की शुरुआत की दानिश भाई। तो क्या रिस्पॉन्स था इनिशियल जब आप कैंडल बेचते थे? मैंने आज मुझे बड़ा फक्र है कहते हुए कि उस हैंड कार्ड पे जो मैंने सबसे अच्छा काम किया वो था कि जो भी ग्राहक आए, जो भी कस्टमर आए, उनको मैंने उन सबको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उनको मैंने अपने दिल से जोड़ने की कोशिश की। क्योंकि मेरे एमए इकोनॉमिक्स के हर प्रोफेसर ने मुझे एक ही सलाह दी थी कि भावेश तुम एक अच्छी गुजराती परिवार से आते हो जो अक्सर बिजनेस करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन तुम अपने नाम की तरह बड़े इमोशनल किस्म के इंसान हो। अगर आगे चल के बिजनेस करना है, कोई और काम करना है, तो इस तरह की भावनाएं नहीं चलेगी, तुम्हें अपना सिर्फ दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन दानिश भाई मैं आज तक अपने प्रोफेसर को नहीं समझ पाया। मैं समझता हूँ बिजनेस तो क्या, किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है ना, तो दिमाग से ज्यादा उसमें अपना दिल लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि दिमाग प्रकृति ने भले सबसे ऊपर की मंजिल पे दे दिया, लेकिन कई बार वो पैर से नीचे की बातें सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि दिल भले लेफ्ट में हो, वो सोचता हर बार राइट बातें हैं। इसलिए हर ग्राहक को मैंने दिल से जोड़ा। और पहले दिन शाम को एक 6-7 साल की बिटिया अपनी माँ के साथ में मेरे स्टॉल पे आई। करीब 1,500-2 हजार की कैंडल्स वहां पे मैंने सब सजा के रखी हुई थी। उस हैंड कार्ड पे एक शायद 3x2 का ऊपर का जो प्लेटफॉर्म मिलता था हैंड कार्ड के ऊपर का, और उन्होंने देखी और उन्होंने अपनी माँ से जिद की कि ये सब कैंडल हम खरीद लेते हैं। और उन्होंने और उनकी माताजी ने वो सब कैंडल खरीद लिए। मैंने बहुत 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 धन्यवाद दिए उस बिटिया को और उनके माताजी को। और उस बिटिया ने खरे अर्थ में मुझे इतना सारा मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि अंकल आप मुझे थैंक यू मत कहिए, मैं आपको थैंक यू कहती हूँ कि आप इतना प्यारा काम करते हो। और उस दिन लगा कि अब मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती आगे बढ़ने के लिए। दानिश भाई, ये 5,000 से हजारों करोड़ का जो आपका सफर है, और आपने कहा कि आपकी जो जर्नी है वो इंक्लूसिव एजुकेशन में रही जी, तो कैसे जहन में आया कि मुझे डिसेबल्ड लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जी हाँ दानिश भाई, ग्राहकों के साथ में जो ये दिल का रिश्ता बना वो इतना मजबूत होता गया कि आज 30 सालों में जो कभी कपल के तौर पर उस हैंड कार्ड पे जुड़े थे, आज अपने बच्चों के साथ आते, जो बच्चों के साथ तो तीसरी पीढ़ी के साथ भी जुड़े हुए हैं। एक 10 लाख से ज्यादा ग्राहकों का डेटा हमारे पास में है, उनके फोन नंबर, मेल आईडी के साथ में। लेकिन उस हैंड कार्ड पे जो एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट था कि नीता मेरी धर्मपत्नी उन दिनों मुंबई से एज ए टूरिस्ट आई हुई थी, 9 पेट्रोल पंप की इकलौती वारिस, और मुझे अकेला देखकर उसने 18 दिन मुझे हेल्प की। और एक पुरुष प्रधान समाज होने के कारण मैं ये मजाक में से ही दानिश भाई कहना चाहूंगा कि उन दिनों मैं बड़ा हैंडसम हुआ करता था, और बस नेताजी की तरफ से शादी का प्रस्ताव आ गया। लेकिन उन्होंने उस प्रस्ताव के पीछे जो बात कही, मुझे एक एक शब्द आज भी याद है कि भावेश मैंने बचपन से सिर्फ पैसा देखा। अक्सर लड़कियों के ब्याह बड़े घर में किए जाते हैं, बड़ा घर मतलब ज्यादा पैसा। मुझे जिंदगी में पैसों के सिवा कोई बात समझ में नहीं आई। लेकिन इस हैंड कार्ड पे आपके साथ 18 दिन काम करके मुझे अब मेरी जिंदगी का विजन मिल चुका है। हम दोनों एक होते हैं और मिलकर ऐसे हजारों की संख्या में हमारे दृष्टिबाधित मित्र हैं जिनके लिए काम करने की जरूरत है। मैं नहीं चाहता था वो अपने घर से 1 रुपया भी लाए। मेरी इन भावनाओं की उसने बहुत कदर की और महाबलेश्वर के स्कूल के क्लासरूम में दोस्तों को चाय शरबत पिलाकर हमने अपनी शादी संपन्न की और उस हैंड कार्ड से हमने शुरुआत की। लेकिन जो आपका प्रश्न था दानिश भाई कि ये मेरे और दृष्टिबाधित मित्रों के साथ कैसे जुड़ा हुआ, तो उस हैंड कार्ड पे हम खुददारी स्वाभिमान की बड़ी बड़ी बातें करते और टूरिस्ट प्लेस होने से कभी तो इतनी भीड़ हो जाती कि चलने वालों की ट्रैफिक जाम हुआ करती थी। वहां पे
और उन दिनों ज्यादा भिक्षा मिलेगी, इस लालच में दूर दराज से अलग अलग राज्यों, अलग अलग जिलों से मेरे दृष्टिबाधित और दिव्यांग मित्र सिर्फ भिक्षा मांगने के लिए महाबलेश्वर की उस मार्केट में आया करते थे। और हमारे स्टॉल के सामने से जो लकड़ियां फटते हुए निकलते, तो ये बहुत दुखद होता। ऐसे ही 5 दोस्तों को हमने स्टॉल पे बुलाया, उनको चाय वगैरह पिलाई, कुछ दोस्ती करने की कोशिश की। काफी फोर्स करने पे पता चला कि 80-90 रुपये दिन के जोड़ लेते हैं इस काम से। मेरी हैसियत नहीं थी, लेकिन कहीं से शुरुआत तो करनी थी मैंने और नीता ने। तो उनको 300 रुपये रोज का देने का वादा करके और हमने उन 5 ब्लाइंड मित्रों को जोड़ा। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे ब्लाइंड दृष्टिबाधित मित्रों का नेटवर्क कितना जबरदस्त होता है। वो साल में 500 रुपए का रिचार्ज नहीं कराएगा, लेकिन रोज सुबह उठकर फोन करके वो कॉल सेंटर में ये जानने की कोशिश जरूर करता है कि आज की नई स्कीम कौन सी आई हुई है। और इसी नेटवर्किंग के चलते 5 के 25 हो गए और बस यहाँ से ये कारवां शुरू हुआ। लेकिन उन दिनों एक भाड़े का वर्कशॉप था, रोज का 300 रुपये देना, उनके रहने खाने की सब सुविधाएं फ्री में करनी थी, कच्चा माल मंगवाना था, वर्कशॉप का भाड़ा, और बेचने के लिए छोटी सी हैंड कार थी। यहाँ कैंडल्स की थप्पियां लग जाती और हम उतनी बेच नहीं पाते दानिश भाई। और उन दिनों मुझे लगा कि ये समाज सेवा ज्यादा दिन नहीं चलेगी, अब इसको आज नहीं तो कल बंद करना पड़ेगा। और जो गरीब परिवार या मध्यम वर्गीय परिवार से बच्चे आते हैं, उनको अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से सुनना पड़ता है, कुछ अलग किया नहीं कि तुरंत एक हथौड़ा चल जाता है कि अपनी मर्यादा में रहो, जितनी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। और उन दिनों मुझे पहली बार लगा कि शायद वे ठीक ही कह रहे थे, लेकिन दिमाग में तो उनकी कही हुई बात चल रही थी कि जितनी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो, लेकिन दिल की गहराई कुछ और कह रही थी कि ये क्या बात हो गई। उस एक निर्जीव चद्दर के लिए हम अपने सजीव पैर को क्यों तकलीफ दें। हमारे पैर जितने लंबे हैं उतनी बड़ी चद्दर बनाने की हम कोशिश क्यों नहीं कर सकते। और इन विचारों ने एक जबरदस्त ऊर्जा भर दी। जो कहीं वो काम में बंद करना चाहता था, उसमें एक नई ऊर्जा मिल गई। और उन दिनों रेडियो, आप तो जानते हैं, हम तो रेडियो उड़ान के बहुत बड़े फैन हैं। इसी तरह से जो हमें हमारा डिस्ट्रिक्ट सतारा रेडियो जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ था, उसमें मैंने उन दिनों डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब की बहुत प्यारी स्पीच सुनी थी। और उसमें एक लाइन मुझे इतनी अच्छी लगी, जिसको मैंने अपना गुरु मंत्र बनाया कि इंतजार करने वालों के हाथ में उतना ही आता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। इस लाइन से प्रेरणा लेकर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी इमारतों की राह न देखते हुए एक माइक्रो प्रोजेक्ट पे काम करते हुए दानिश भाई, जहाँ एक टेबल मिली हमने हमारा शोरूम खड़ा कर दिया, जहाँ एक कमरा और मिला हमने हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ाने शुरू किए। और कंपनी को डिजाइन ही इस तरह से किया कि इसमें कोई मालिक नौकर न हो। जितना मैन्युफैक्चरिंग का काम था नंग पे डाला गया, मार्केट पूरा डिडक्शन पे डाला गया। इसलिए हर एक इंडिविजुअल अपने आप को पार्टनर की हैसियत से देखने लगा, अपना 100% देने लगा और दूर दराज से बच्चे जुड़ने लगे। और उन दिनों डिजाइन भी काफी डेवलप हो रही थी डिमांड के सामने। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो कभी एक डिजाइन से शुरुआत हुई थी, आज सनराइज कैंडल 10,700 से ज्यादा डिजाइन प्रोड्यूस करती है। जो 20 किलो से शुरुआत की थी, आज 6,000-7,000 हजार टन से ज्यादा कच्चा माल हमें कम पड़ जाता है। और 14 राज्यों में जो मेन 71 यूनिट चल रही हैं, 4,500 हमारे आउटलेट है, जहाँ भीड़ है, फुटफॉल है, टूरिज्म है, वहाँ हमारे रिटेल काउंटर्स हैं। पूरा यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज में हमारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। और आज 9,500 से ज्यादा मेरे दृष्टिबाधित और दिव्यांग मित्र मेरे साथ काम करते हैं। 250 से ज्यादा एबल बॉडी के लोग हैं जिनको सनराइज कैंडल रोजगार जनरेट करती है। और एक 20-25 हजार से लेके 40-50-60 हजार रुपया मंथली इनकम पाते हैं। 40,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री है, कैंडल इंडस्ट्री। और एक स्टेप आगे बढ़े तो 2.5 लाख करोड़ की कॉर्पोरेट गिफ्ट्स की इंडस्ट्री है। तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। जो सही में काम करना चाहता है, मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है दानिश भाई। हमने 30 साल दिए इस प्रोजेक्ट में, लेकिन आज खुशी है कि आज हजारों की संख्या में मेरे स्पेशल मित्र इसके साथ में जुड़े हुए हैं। 3 सवाल है मेरे यहाँ पे जी। एक, कोविड के बाद बहुत सारे लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट छीनी गई है जी। तो उसके बाद अलग अलग कॉल्स आपको आई होंगी एम्प्लॉयमेंट के लिए। बहुत। दूसरा, क्या कभी आपने ये नहीं सोचा कि अब मुझे एक
इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए जहां मैं और भावेश भाटिया को तैयार करूं? तीसरा, चलिए आप पहले 2 पे हम बात करते हैं। और तीसरा, वैसे मैं ये जानना चाहता था कि एंटरप्रेन्योर जो बनना चाहते हैं विजुअली इम्पेयर्ड, उनको क्या टिप्स रहेंगे आपके? तो पहले तो मैं तीसरे सवाल से शुरुआत करता हूं दानिश भाई कि पहले तो ये मानसिकता हम निकाल लें कि जो भी चीजें हम बनाएंगे उसको एक सिंपैथी, सहानुभूति पे हम बेचकर और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो जाएंगे। ये मानसिकता तुरंत निकालनी बहुत जरूरी है। कभी किसी ऑडिबल बुक पे मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी थी कि वो जो सर्कस का हाथी होता है, तो बच्चे के तौर पर उस हाथी को सर्कस में लाया जाता है और उसको तालीम दी जाती है और वो उछल कूद करता है, भागने की कोशिश करता है, तो उन जंजीरों से उसके पैर बांध दिए जाते हैं। वो हाथी धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, उसकी ताकत भी बड़ी होती जाती है, लेकिन वो जंजीरों की साइज वही रहती है और उसकी मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि वो कितनी भी ताकत लगा ले वो जंजीर को नहीं तोड़, वो कोशिश ही नहीं करता। जबकि वो जो बड़ा हो चुका है, उसका बड़े आकार हो चुका है, वो एक झटके में उस जंजीर को तोड़ सकता है, लेकिन वो कभी कोशिश ही नहीं करता क्योंकि बचपन में उसकी कोशिशें निष्फल हो चुकी थी। और हमारी डिसेबिलिटी में यही मानसिकता हो चुकी है। हमें बचपन से हम स्पेशल स्कूलों में पढ़ते हैं, शाम हुई नहीं कि डोनर, नमकीन और खाना और फ्रूट्स और कपड़े और साबु शैम्पू आके हमें बांट देते हैं और हमें लगता है कि इस तरह से हमें हमने सोसाइटी से लेना ही लेना है। हम कभी सोसाइटी को देने के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। या फिर अगर हमने, अब तो ये सर्व शिक्षण अभियान के कारण अगर अच्छी डिग्रियां हम हासिल कर लेते तो फिर वह कि बस एक व्हाइट कॉलर जॉब करें, बैंक जॉब करें, हम यूपीएससी एमपीएससी क्रैक करें। तो बस इस तरह की एक मानसिकता हमारे अंदर हो चुकी है और हर कोई चाहता है कि बस वो शॉर्टकट मार के आगे बढ़े। लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो फिर इसको एक इंडस्ट्री के तौर पर हमने आगे लेके जाना है। अगर सिंपैथी, सहानुभूति पे आप आपके बनाए हुए प्रोडक्ट बेचोगे तो 2-4-6 महीने में बात खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको सरवाइव करना है इस गला काट प्रतिस्पर्धा में, तो आपने क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट के साथ में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और उसी दिशा में सनराइज कैंडल काम कर रही है। बहुत अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन अगर आपके पास क्वालिटी नहीं है तो आप चाइना के माफिक वन टाइम बिजनेस में आप यकीन नहीं कर सकते। ये दुनिया भर की एडवर्टाइज हम कर ले अलग अलग माध्यमों से, लेकिन ये जो माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट है उससे बड़ी एडवर्टाइजमेंट और कोई नहीं हो सकती। और शायद 30 साल में हम इस स्पीड से आगे बढ़ पाए तो यही है कि जो हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने सैकड़ों हजारों और नए कस्टमर हमारे लिए लाए, क्योंकि हमने उस क्वालिटी पे काम करना शुरू किया। और दूसरी बात है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो हम कोई ऐसे ऑथोराइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। यहाँ पे तो जो काम करना, कितनी बार कितने फोन रोज ऑफिसों में आते हैं हमारे कि हमें ले। वो अपना पूरा दुखड़ा रोते हैं कि इस परिस्थितियों में मैं हूँ, लेकिन हम कोशिश करते कि उसकी इच्छा शक्ति जानने की। आज ये प्रोग्राम सुनकर और कोई कहता कि अरे देखो वहां पे काम चल रहा है, कोई पुश करता है और उसकी मानसिकता न होते भी जब वो आता उसको लगता है कि ये भी एक संस्था है, ये भी एक इसी तरह का इंस्टीट्यूट है कि शाम होगी और मुझे फ्री में सब चीजें मिलना शुरू हो जाएगी, तो शायद वो गलत वाली बात है। यहाँ जो काम करना चाहता है, वो मेहनत करना चाहता है, उसी को लिया जाता है और वेरी फर्स्ट डे से शाम को उसका पैसा उसके हाथ में मिल जाता है। उसने काम किया, एक बार ले लिया तो एंड ऑफ द डे उसका पैसा उसको हाथ में दे दिया जाता है। और दानिश भाई, जो वेरी फर्स्ट डे से वो फंड हाथ में आना शुरू होता है ना, वो फंड ही सबको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है। और जो पहला सवाल आपका था लॉकडाउन के बाद का, नो डाउट बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, हमने भी काफी हमारे दोस्तों को खोया इस लॉकडाउन में। लेकिन हमने इस लॉकडाउन में सबसे प्यारा काम जो किया वो नेटवर्किंग का, क्योंकि हम बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रहे थे और पीछे ग्राहक कहीं पीछे छूटते जा रहे थे जो शुरुआत में हमें मिले थे। तो हमने हर यूनिटों पे, क्योंकि कच्चा माल नहीं था, मैन्युफैक्चरिंग बंद थी, लेकिन हमारे हर यूनिट के कैंपस में हमारे पास में जो लाखों ग्राहकों का डेटा था उस पे हमने काम करना शुरू किया। हर एक इंडिविजुअल 40-40, 50-50 नंबर लेके बैठता, उन ग्राहकों से फोन पे बात करता, उनको इस कोविड के माहौल में उनको शुभकामनाएं देने की कोशिश करता। बाद में तो कुरियर सर्विस बंद थी, ट्रांसपोर्ट बंद था, तो हमने स्पीड पोस्ट को अपना माध्यम बनाया और उससे अच्छे लेटर और कुछ गिफ्ट्स के साथ में हम इन ग्राहकों को हमने
स्पीड पोस्ट भेजनी शुरू की, और इसका नतीजा ये हुआ इस नेटवर्किंग का कि आज ये 9,500 मेरे ब्लाइंड मित्र और दिव्यांग मित्र 3 शिफ्ट में भी काम कर ले तो भी हमारे पास 2027-28 तक का काम आ चुका है। गलवान इंसिडेंट्स के बाद में एक मानसिकता बनी स्वदेशी की। अच्छे बड़े बड़े इम्पोर्टर ने चाइना और थाईलैंड और इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह से जो हजारों करोड़ की कैंडल्स आती थी या कैंडल से लगते प्रोडक्ट, उसका बहिष्कार डाला और लोकल पे ज्यादा फोकस किया गया। तो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर है उनके लिए शायद वरदान रूप है, लेकिन उनको क्वालिटी पे काम करना पड़ेगा। आज भी शॉर्टकट मारने में जो फैटी वैक्स होता है, प्राणियों की चर्बी में से जो रॉ मटेरियल वैक्स आता है, उस पे लोग काम करते हैं ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने में। लेकिन सनराइज कैंडल हम सिर्फ और सिर्फ सोया वैक्स में काम करते हैं, जो एक इंटरनेशनल मापदंड पे बैठता है। हम अकेले मैन्युफैक्चरर हैं जो आज भी सोया वैक्स के साथ बीज वैक्स यूज करती है। 25,000 से ज्यादा किसान मित्र हमसे जुड़े हुए हैं जो हमारे लिए मधुमक्खी की पेटियां अपने खेतों में लगाते हैं। हनी खादी ग्रामोद्योग ले लेती है हमारा पार्टनर, और जो वैक्स निकलती है वो सब हम खरीद लेते हैं। इसलिए हमारे प्रोडक्ट इको फ्रेंडली हो पाए, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो पाए, इसको धुआं नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, और इस तरह से हम आगे बढ़ा पाए। लेकिन आज हजारों की संख्या में हमारे ब्लाइंड और दिव्यांग ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के कोने कोने में काम, नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं पे मैंने अनुभव किया कि वो चीजें बनाना सिखा देते हैं लेकिन वो चीजें बेचना नहीं सिखा पाते। हम दुनिया की कोई भी लैंग्वेज उठा ले दानिश भाई, उसमें हमें ये कहावत मिलेगी कि अगर आप बेच सकते हो तो मिट्टी भी बेच सकते हो, अदरवाइज आप सोना भी नहीं बेच सकते। तो मार्केटिंग बहुत जरूरी हो। जो एक कहीं पे बचपन से एक हीन भावना, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या एक लघुता ग्रंथि जो हमने हमारे अंदर बांध के रखी हुई है ना, उसमें से बाहर निकलने की तो भावेश भाई आपसे सवाल पूछा था कि क्यों कोई प्लान नहीं है, क्या एंटरप्रेन्योरशिप मार्केटिंग सिखाई जाए? फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है आपका, अब आप सेटिस्फाइड हैं, कोई ऐसा प्लान है आने वाले टाइम में कि इस तरह का कोई ट्रेनिंग सेशन जिसमें ऐसा क्या है कि काफी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम जुड़े हुए हैं, NFB, नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड या BRA और गुजरात और ऐसे अलग अलग सभी जगह से हम जुड़े हुए हैं। आप जो रेडियो उद्यान से प्यारे माध्यम है उससे कई बार ऐसे प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन ऐसा ऑफिशियली कोई ट्रेनिंग नहीं है। लेकिन यहाँ इंडस्ट्री में काम करते हुए दानिश भाई जो तैयार हो चुके हैं हमारे बच्चे, जो हमारे लाभार्थी है, वो नए आने वालों को सिखाते हैं। वो नए आने वालों को, तो मुझे खुशी है कि आज 53 की एज में मेरी 4th, 5वीं, 6वीं पीढ़ी तैयार हो चुकी है इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाने के लिए। तो इस तरह से काम ही काम को सिखाता है। और वैसे तो ये कैंडल वगैरह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज गूगल पे भी आप सर्च कर लो या यूट्यूब पे वगैरह दुनिया भर के वीडियोस आपको मिल जाते हैं, तो उसको लेके आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन कैसा है कि जो मैंने कहा कि मार्केटिंग सबसे जरूरी है, बेचना सबसे जरूरी है, उसके लिए अच्छी क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। तो और काफी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसके साथ साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज या आज ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद कोई नहीं चाहता कि किसी एग्जीबिशन में या इस तरह के किसी रास्ते पे वो एक हाथ गाड़ी पे या हैंड कार्ड पे वो अपने प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करे। हर कोई कुछ ऐसे ताम झाम के साथ कुछ बड़ा चाहता है और वहीं पे गड़बड़ हो जाती है दानिश भाई। तो मैं कुछ भी सिखा दूं, लेकिन उनकी जो जन्मजात मानसिकता एक बनी हुई है उसको मैं शायद कोशिश करते हुए भी पूरी तरह से नहीं बदल पाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे स्पेशल स्कूल्स हैं या जो हमारे सर्व शिक्षण अभियान के चलते जो हमारे स्पेशल मित्र जो नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो कुछ पॉलिसीज में बदलाव करना बहुत जरूरी है कि एक 8, 10, 12 साल की उम्र में हम पढ़ाई के साथ साथ स्किल सिखाना शुरू कर दें। तो जो 16, 18 साल की उम्र में 10वीं या 12वीं के बाद बच्चा बाहर निकलता, उसके बाद वो कुछ स्पेशल स्किल सीखने की और अग्रसर न हो, लेकिन वो पढ़ाई के साथ साथ ही वो 16, 18 की उम्र में उसके पास एक स्किल भी हो चुकी हो। मैं नहीं कहता कि सिर्फ कैंडल ही, इसमें कैंडल या अगरबत्ती या फिनाइल, लिक्विड सोप, पेपर प्लेट्स, पेपर बैग्स है, पेन है, ऐसे बहुत 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 है, गार्लैंड है, तोरण है, इसमें म्यूजिक का भी हम इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं। ये तो हम एक जन्मजात एक ईश्वरीय
कुदरती एक गुण हमें मिल जाता है दिव्यांग और हमारे ब्लाइंड मित्रों को ये म्यूजिक का। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जिसमें हम ये स्कूलिंग के और शायद हमारे HSC के वक्त ही, हम हायर सेकेंडरी के 2 सालों में ही हम काफी हद तक इसको बिल्कुल कंप्लीटली एग्री। भवेश भाई, कैसे आपके साथ लोग जुड़ सकते हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए या इंटरव्यू देनी है आपके पास आके, जो नीडी हैं या जिनको पैशन है? हमने एक व्यवस्था रखी हुई है, जैसे कुछ हमारे मोबाइल नंबर है जिसपे वे अपना आधार और अपना मेडिकल सर्टिफिकेट और अपना फोन नंबर और एड्रेस डालकर, और 1-2 नंबर अगर आप बता दें हमारे लिसनर्स की सुविधा के लिए। जैसे 9850600634, 9850600634, 9850600634। इस नंबर पे वे अपना मेडिकल सर्टिफिकेट है, जो आधार कार्ड है और एक आधा फोटो और अपना फोन नंबर और अपना पूरा एड्रेस, और ये छोटा सा, ये खुद न कर सके तो किसी की मदद से वो इस पे डाल दें, तो जैसा कि एक सिस्टम में वो रजिस्टर हो जाता है। तो उस एरिया के जहाँ पे भी फिर आगे अपॉर्चुनिटीज है तो खुद हमारे हेड ऑफिस से उनको फोन किया जाता है और उनको साथ में लिया जाता है, क्योंकि हम कोई सरकारी ग्रांट मदद न लेते हुए ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचकर ही हम ये सबको लेकर आगे बढ़े हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है दानिश भाई के जिस तरह से आप टोटली हैं, मैं टोटली हूँ, तो मुझे लगता है कि जो हमारे जो टोटली विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनको हम पहले प्राधान्य दें, क्योंकि जो पार्सली या लो विजन है वो तो फिर भी थोड़ा बहुत चल के हाथ पैर मार के कुछ न कुछ अपने रास्ते निकाल लेते हैं, लेकिन हमारे टोटली दृष्टिबाधित मित्रों की परेशानियां ज्यादा है, और उसमें भी जो हमारी बहनें हैं उनकी तो हालत कई बार और भी ज्यादा ये हो जाती है, क्योंकि जब तक माता है घर पे वो संभालती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर माँ नहीं है तो फिर उनको आगे लेके जाने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। तो फिर वो 4 दीवारी में एक टूटे हुए फर्नीचर की तरह कई बार हम कैद हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर मैं कर सकता हूँ, या मेरे साथ में आज 95% ऐसे मेरे मित्र हैं जो टोटली ब्लाइंड है, जो खुद बनाए हुई अपनी कैंडल का उजाला नहीं समझ सकते, लेकिन वो पूरे जहां को रोशन करते। मैंने 5,500 से ज्यादा शायरियां दानिश भाई लिखी है, लेकिन ये टोटली ब्लाइंड और ये कैंडल इंडस्ट्री इसको जोड़ते हुए कभी 2 लाइनें लिखी थी कि क्या बताएं दुनिया की अजब दास्तां के रोते रोते हमको हंसी आ गई, हमें तो खबर न थी खुशबू की, हमारे घर फूलों की पालकी आ गई, और अब न अंधेरे से कोई आशा है, अब न अंधेरे से कोई आशा है, न उजाले से कोई उम्मीद है, हमने तो जलाई नहीं कभी छोटी सी समा, हमारे घर जमाने भर की रोशनी आ गई, जमाने भर की रोशनी आ गई। और दानिश भाई, हम ईश्वर खुदा का थैंक यू क्यों न कहें, उन्होंने 2 के बदले दोनों हाथों में 5 और 5 10-10 आंखें दे दी। ठीक है ना, नहीं दिखता, लेकिन आज हमारी बनाई हुई कैंडल्स पूरे जहां को रोशन कर रही है। उससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है दानिश भाई। जो घर मेरे इन ब्लाइंड मित्रों को संभालने के लिए तैयार नहीं थे, आज काम करके पैसा भेजकर वे लोग अपने घर संभालने लग गए। 40-45 शादियां हर साल हो जाती है, उनके एजुकेशन, उनके बच्चों के एजुकेशन, हर तरह से अब ये सब मुमकिन होने लगा, और ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक डेवलप हो रही है वो बहुत मुझे संतुष्टि देती है। सनराइज कैंडल अब मेरे लिए कोई बिजनेस नहीं है, मेरे लिए यज्ञ है दानिश भाई। मैं कर सकता हूँ तो मेरे और दोस्त क्यों नहीं कर सकते। और रेडियो उड़ान के माध्यम से आपका तो रीच पूरी दुनिया में है दानिश भाई, और आपके माध्यम से जो कहीं कुछ कारणों से कहीं अटके हुए हमारे मित्र, तो बस उन तक ये मैसेज पहुंचे। और बस साइट नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दानिश भाई, जिंदगी में विजन का होना बहुत जरूरी है, और बस इसी विजन के साथ में हम सब मिलकर आगे बढ़े। हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स भरने वालों में से हैं दानिश भाई, हमें भी खुशी होती है कि हम भी देश की जीडीपी में अपना योगदान दे रहे हैं। कोई भी सरकारी ग्रांट मदद हम स्वीकार नहीं करते, अब जरूरत नहीं है तो क्यों उन पैसों को फिजूल में खर्चा किया जाए। तो हमें खुशी है कि बस हम भी कंधे से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल। अब सिर्फ मैं आपके 5 मिनट लूंगा क्योंकि काफी लंबी इंटरव्यू हमारी हो गई। व्हाट इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? मिता के साथ जो जुड़ाव रहा मेरा, वो शायद मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा पल रहा। उसके तरफ से शादी का प्रस्ताव आना, आज तो 26 साल हो गए शादी को, और दानिश भाई उसके लिए मैं इतना ही कहता हूँ कि वो इतनी हंसी है कि मेरी खुशी का क्या जवाब दूं।
खूबसूरती के पन्नों से उसको क्या खिताब दूं। कोई फूल होता तो जरूर माली से मंगवा लेता, जो खुद एक गुलाब है उसको क्या गुलाब दूं। वाह क्या बात है। व्हाट इज द मोस्ट टचिएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? बंगाल में मेरा एक मित्र है जो मेरे साथ एक 16-17 साल की उम्र में जुड़ा। उसके बाद में काम सीखा, पैसे कमाने शुरू किए और उसकी शादी हुई और कलकत्ता में उसका एक आउटलेट भी शुरू हुआ। और 2 साल पहले मुझे उसके माता पिता ने फोन किया कि आपने कलकत्ता आना है। मुझे ताज्जुब हुआ कि क्यों बुलाया। बोले नहीं आपने आइए, आपका जो लाभार्थी आपने जो उसकी शादी करवाई थी उसके यहाँ पे पुत्र रत्न उसके बच्चे का जन्म हुआ है और हम चाहते हैं भावेश भाई आप आए और उस बच्चे का नामकरण करें। मुझे मेरे आंखों में खुशी के आंसू थे। इस तरह से भी देखो हमारे जो दिव्यांग और ब्लाइंड मित्र है वो जिंदगी में सेटल होते जा रहे हैं दानिश भाई, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा 2018 में केरल में बहुत बड़ी फ्लड आई हुई थी। तब मेरी को कंपनी है पैरासूट ऑयल जो कोची केरल में हेड ऑफिस है और उनके डायरेक्टर हर्ष मरीवाला साहब मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो हम चाहते थे कि कुछ हम भी उस फ्लड इफेक्टेड, क्योंकि लाइटें ही नहीं थे तब, जो मेरे महाबलेश्वर और उसके आजू बाजू की यूनिट है वहाँ के सभी मेरे ब्लाइंड मित्र एक दिन हम हर हफ्ते मीटिंग लेते। तो उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि भावेश भाई हमें 1 महीना 1 रुपया भी कंपनी के तरफ से नहीं चाहिए, आप हमें कच्चा माल दीजिए, हम केरल के फ्लड इफेक्टेड लोगों के लिए कैंडल बनाना चाहते हैं। 1 महीना ये 600 ब्लाइंड मित्रों ने 1 रुपया मानधन नहीं लिया, अपना सैलरी नहीं ली, सबने फ्री में 18 घंटे काम किया। 100 घंटे चलने वाली 5 लाख कैंडल हमने तैयार की, उसके साथ में मैच बॉक्स डाले और मुंबई नेवी को भेजी गई और उनके माध्यम से केरल फ्लड इफेक्टेड लोगों को भेजी गई। तो बस मुझे लगा कि शायद ये मेरी सबसे बड़ी जीत हो चुकी है। आपकी हॉबीज क्या है? मैं किताबें बहुत, आज भी 250-300 पेज में रोज ऑडिबल पे अलग अलग एप्स के माध्यम से मैं सुनता हूँ। मुंबई टॉकिंग बुक लाइब्रेरी है उसका मैं मेंबर हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। बायोग्राफी सुनना मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अभी मैंने इब्राहिम लिंकन पूरी की, तो ये मुझे बहुत मोटिवेट करती है। इसके अलावा 16 साल की उम्र में मैंने साइकिल टूर की, उसके बाद मैंने पैरा ओलंपिक खेलना शुरू किया। काफी साल मैं पैरा ओलंपिक खेला, नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेली। और हमारे मित्र शायद मुझे देख नहीं पा रहे हैं लेकिन मेरी ये मेडल की आवाज सुन रहे हैं दानिश भाई। आई हैव 117 पैरा ओलंपिक मेडल्स। शॉटपुट, डिस्कस, जावेलिन खेलता हूँ। और 2011 से मैंने नेहरू माउंटेनियरिंग से ट्रेनिंग लेकर मैंने माउंटेनियरिंग की ओर आगे बढ़ना शुरू किया। तो अब तक मीरा हिल नेपाल, आइलैंड नेपाल, माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका खंड का सबसे ऊंचा शिखर है, मीरा और बेस कैंप और एडवांस कैंप माउंट एवरेस्ट के हो चुकी है। और महाराष्ट्र का हमारा सबसे ऊंचा पीक है कलसुबाई जो 5400 फुट को प्रैक्टिस के लिए जाते जाते 9 बार मैं क्लाइंब कर चुका हूँ, 2 बार स्टोक कांगरी हो चुकी है। तो ये माउंटेनियरिंग मुझे बहुत खुशी देती है। अक्सर मेरे दोस्त ये फोटोग्राफ्स देख के मुझसे पूछते हैं कि आपको डर नहीं लगता, तो मैं उनको बड़ा आसान सा जवाब देता हूँ कि भाई मुझे दिखता तो मैं जरूर डरता है। क्या बात है। रोल मॉडल कौन है आपके? मेरे जो हर्डल्स हैं, आए दिन की जो तकलीफें आती है वही मेरे लिए रोल मॉडल का काम करती है दानिश भाई। वो सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे मैं मेरी धर्मपत्नी से कहता हूँ कि आज के प्रॉब्लम की लिस्ट बता दो। वो कहती है आप चुपचाप नाश्ता करें, आज रविवार है। तो ऐसा लगता है कुछ आज दिन भर करने के लिए नहीं है। हर्डल्स नहीं आते तो मुझे चैन नहीं पड़ता। ये हर्डल्स ही मेरे लिए, ये जो तकलीफें हैं, जो परेशानियां, वही मेरे लिए रोल मॉडल का काम करती है। और इसके लिए तो मैं अक्सर कहता हूँ दानिश भाई कि अपनी उलझनों से ही, जो हमारे प्रॉब्लम है, कि अपनी उलझनों से ही हमें अपनी मुश्किलों के हल मिले। जैसे टेढ़ी मेढ़ी शाखों से हमें ढेरों रसीले फल मिले और उसके खारेपन में कोई बात तो जरूर होगी, तभी तो जाके सागर से हर बार गंगा जल मिले। तो ये जिंदगी का जो खारापन है, ये हर्डल ही है, यही शायद मेरे लिए रोल मॉडल का काम करता है और यही मुझे आगे लेके जाता है। मूल मंत्र क्या है भवेश भाटिया की सक्सेस का? दिखता नहीं दिखता कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी में विजन का होना बहुत जरूरी है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, हर काम उतना ही महत्वपूर्ण है। उसको बस पूरी ईमानदारी और लगन से करें
कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा। आजकल यूथ लिफ्ट में जाके बटन दबा के उसको लगता है मैं रातों रात टॉप फ्लोर पे पहुंच जाऊं, लेकिन ये स्टेप स्टेप करके आगे बढ़ने की जो खुशी है बहुत बड़ी है। आज का दिन गया वो कभी वापस नहीं आने वाला। और कई कई लोगों ने हजारों लाखों करोड़ों ये बात कही और मैं भी बिल्कुल उससे सहमत हूँ कि हम क्यों काम मांगने वाले बने, हम काम देने वाले क्यों नहीं बन सकते। एक ऐसी चीज जो भवेश भाटिया अपनी जिंदगी में अभी करना चाहते हैं। मैं माउंट एवरेस्ट सर करना चाहता हूं। अब तक एक भी टोटली ब्लाइंड उस 8,848 मीटर की ज्यादा ऊंचाई तक नहीं पहुंचा। बस जब मैं वहां पे पहुंचूंगा, अपना देश का तिरंगा वहां पे लहराऊंगा, उस दिन मैं माँ को जरूर कहूंगा कि देख माँ, आज मैं वहां खड़ा हूं जहाँ से मैं दुनिया को नहीं देख सकता, लेकिन पूरी दुनिया मेरी तरफ देख रही है। क्या बात है। क्या मैसेज रहेगा हमारे लिसनर्स के लिए? जिंदगी में विजन, गोल, उद्देश्य, लक्ष्य, बस ये हजारों नाम हो सकते हैं, बस उसको लेके आगे बढ़े। वो मार्क ट्वेन जो थे अमेरिका के बड़े वेल नोन ऑथर, वो अक्सर कहते थे कि इंसान 2 बार पैदा होता है, एक बार तब जब उसको अपना बायोलॉजिकल जन्म मिलता है और दूसरा जब उसको अपना विजन मिल जाता है। तो जिंदगी में दिखता नहीं दिखता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी में विजन का होना बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से तो बिना विजन की जिंदगी मतलब बिना फ्यूल की कार की तरह है। और इसी के लिए मैं मेरी पसंदीदा 2 लाइन मेरे सभी श्रोता मित्रों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि मंजिलों को कभी यह न बताओ, मंजिलों को कभी यह न बताओ कि तुम्हारी तकलीफें कहाँ है, लेकिन तकलीफों को ये जरूर बताओ कि तुम्हारी मंजिलें कहाँ है। बस हमारा ध्यान अपनी मंजिल की ओर हो। काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। एक पॉपकॉर्न बेचना भी उतना ही महत्वपूर्ण काम है, एक कैंडल बेचना भी उतना ही महत्वपूर्ण काम है, और यूपीएससी क्रैक करके एक आईएएस ऑफिसर बनना भी उतना महत्वपूर्ण काम है। बस जिसमें हमें अच्छा लगता है उस और आगे बढ़े। हमारी हॉबी और हमारा काम एक हो गया तो हमें आसमान की बुलंदियों से छूने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। क्या बात है भवेश भाई, बहुत ही बढ़िया। आपसे बात करके बहुत हमें सीखने को मिला, प्रेरणा मिली, और हम कैसे एंटरप्रेनर बन सकते हैं ये सीखने को मिला। और ये जो आपने लास्ट में कहा कि क्यों हर बार हम रोजगार मांगने वाले बने, देने वाले क्यों ना बने। थोड़ा सा दानिश भाई मैं एक बात और जोड़ देना चाहता हूँ कि कुछ फिजिकल फिटनेस की ओर भी, क्योंकि कई बार होता है कि एक डिसेबिलिटी या दिखता नहीं और हम एक जगह पे ज्यादा अपना वक्त बिठा देते हैं, तो थोड़ा सा एक फिजिकल फिटनेस की ओर थोड़ा ध्यान, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह, ज्यादा इसको कोई जिम वगैरह की जरूरत नहीं है। 2 ब्रिक्स लेके हम अपने पुशअप्स का मशीन बना सकते हैं, एक 3 मीटर की रस्सी लेके हम स्कीपिंग की हमारी मशीन बना सकते हैं। तो एक 10-20 काफी बार मेरे मित्र कहते हैं कि हमारे पास डाइट नहीं है उतना आगे बढ़ने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। तो अब तो पैरा ओलंपिक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, तो उस पर हम जरूर अग्रसर हों। मैं तो कहता हूं कि 5-10 रुपया तो हम खर्च कर ही सकते हैं अपने डाइट पे। काफी स्प्राउट है जो अच्छे प्रोटीन का अल्टरनेट है, तो एक 5-10 मूंग चना वगैरह है उसको स्प्राउट करके और हम उसका सेवन करें और हम भी थोड़ा फिट रहें। तो अगर बॉडी फिट है तो हमारे मन, मस्तिष्क, विचार हर चीज फिट है। पैरा ओलंपिक है, इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, ऐसे काफी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम खेल कर भी अपने आप को साबित कर सकते हैं और इस स्पोर्ट्स कोटा में भी काफी कुछ अपॉर्चुनिटीज के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। एक क्वेश्चन आंसर में शेर है जो शायद आपने पूरा क्योंकि आप शेरो शायरी कर रहे हैं तो इसी नोट पे हम खत्म करेंगे कि एक क्वेश्चन किसी ने कहा था कि, और उसका आंसर शायद आपकी लाइफ ने दिया है जो मुझे समझ आ रहा है। क्वेश्चन ये था कि ए दोस्त, हर किसी से मोहब्बत का इजहार मत करना, जरूरत पर अगर कोई तुम्हारे पास आए तो उसे इनकार मत करना, मेरा मशवरा तुम्हें एक यही रहेगा, ना मालूम हो गहराई तो दरिया पार मत करना। इसका जवाब भवेश भाटिया साहब की लाइफ से मिलता है कि बिना मेहनत के कोई राजा नहीं होता, सफलता के लिए कोई गुप्त दरवाजा नहीं होता, हमें तो दरिया में उतरना ही इस खातिर है कि बिना उतरे गहराई का अंदाजा नहीं होता। नहीं, लेकिन आप बहुत प्यारी बात कर रहे हो दानिश भाई, आपकी बातों में बहुत दिल को छू रही है। लेकिन आपने ये गहराई और दरिये की बात की तो बस
मुझे राहत इंदौरी जी की ये 2 लाइनें याद आ गई कि धुओं की तरफ पर्वतों से उड़ते हैं, हम खुशबू की तरफ फूलों से उड़ते हैं, और इस अंधकार की कैचियां हमें खाक रोकेगी, हम पंखों से नहीं अपितु हौसलों से उड़ते हैं। तो बस इसी हौसलों के साथ हम रेडियो उड़ान के साथ में उड़ने की कोशिश करें, दानिश भाई के साथ जुड़ के रहें, उनके हर एक प्रोग्राम को ध्यान से सुने, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है दानिश भाई और रेडियो उड़ान के माध्यम से। रेडियो उड़ान अपने आप में एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जो हमारे सभी दृष्टिबाधित और दिव्यांग मित्रों के लिए हर हफ्ते हर दिन कितने ऊर्जामय कार्यक्रम लेके आता है। दानिश भाई, मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। थैंक यू भवेश भाई। तो आज हमने बात की डॉक्टर भवेश भाटिया से, जो एंटरप्रेन्योर की दुनिया में बड़ा नाम, बहुत कुछ सीखने को मिला। आप भी उनके पद चिन्हों पर चलें, उनसे प्रेरणा लें। अगले सप्ताह होगी मुलाकात किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच भवेश भाई वंस अगेन। थैंक यू सो मच दानिश भाई साहब। थैंक यू रेडियो उड़ान। हे गाइस, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, सुपर्ब हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन ये क्या टेक्नोलॉजी के मामले में आप थोड़ा सा पीछे हैं? फिकर नॉट यार, आरजे मीनल है ना। आरजे मीनल के साथ हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए और टेक्नोलॉजी की हर बात को जानिए। सुनिए टेक सिटी हर गुरुवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, जिसका पुनः प्रसारण होगा हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो ना रहेगा आप कोई भी टेक्नोलॉजी से दूर। हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए हुजूर, सिर्फ और सिर्फ आरजे मीनल के साथ। दुर्घटनाएं, डिजास्टर्स। बुधवार रात 10 बजे और गुरुवार शाम 5 बजे राजीव भांवरी की जुबानी सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जिन्हें सुन आपके पैर ठंडे हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजीव भांवरी से आप सुनेंगे बड़े पैमाने पर घटित हो रही प्राकृतिक और मौसमी आपदाएं एवं दुर्घटनाएं, जिसके सामने इंसान बेबस और लाचार नजर आते हैं। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या डाउनलोड करें हमारी ऐप रेडियो उड़ान फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। रिश्तों में है तकरार, अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव। हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। आरजे नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात, दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। कभी अतीत का किस्सा सुनाती, कभी उलझे सवालों का जवाब ढूंढ लाती,
कभी बनती खाली समय का सहारा, सुखों से भरा है इसमें जीवन सारा। इसकी कहानी कविताओं में मिलता ज्ञान का भवसागर, ये किताबों की दुनिया है जो भर दे गागर में सागर। कभी मोहब्बत के किस्से, कभी परियों की कहानी, सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ल्ड आरजे राजेश्वरी की जुबानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ल्ड हर बुधवार शाम 8 बजे से 9 बजे तक और रिपीट ब्रॉडकास्ट हर बृहस्पतिवार शाम 3 बजे से 4 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। क्या आपके बच्चे को बोलने में कठिनाई होती है? बोलते समय आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाता है, या फिर अपनी उम्र के अन्य बच्चों से घुल मिल नहीं पाता है, तो ये ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। नई दिशा ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के परिवारों के लिए मुफ्त हेल्पलाइन सेवाएं प्रदान करती है। सहायता और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर यानी 844-844-8996 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। नई दिशा किसी भी परिवार को पीछे न छोड़े। अरे गणेश, तुमने यूनियन बैंक से ब्रेल डेबिट कार्ड ले लिया है ना? क्या मजाक करते हो भैया, अंधा हूं मैं, क्या डेबिट कार्ड चलाऊंगा। अरे भाई, यूनियन बैंक आप जैसे ग्राहकों के लिए लेकर आया है यूनियन स्पर्श ब्रेल डेबिट कार्ड। वो क्या है? इस कार्ड में उभरे हुए ब्रेल डॉट्स के कारण इसका परिचालन बहुत ही आसान है और कार्ड में चिप के विपरीत हिस्से में एक गोलाकार नॉच है, जिससे ग्राहकों को अपने कार्ड की सही पहचान एवं उसके सही प्रयोग में मदद मिलेगी। अच्छा, इतना ही नहीं, यह एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है जिससे संपर्क रहित लेन देन भी किया जा सकता है और कम राशि के लेन देन के लिए बिना पिन के क्यू स्पार्क से टैप करो और भुगतान हो गया समझो। वो सब तो ठीक है भैया, पर मैंने सुना है कि डेबिट कार्ड से बहुत कम पैसे निकाल सकते हैं। इस स्कीम के तहत बैंक दे रही है रुपए प्लैटिनम कार्ड, जिसकी कैश विड्रॉल लिमिट 75,000 और शॉपिंग लिमिट 1.5 लाख रुपए है। ये तो बहुत बढ़िया कार्ड है। इस पे और क्या सुविधा है? इस कार्ड के साथ प्राइमरी होल्डर को 2 लाख एवं एड ऑन होल्डर को 1 लाख का दुर्घटना मृत्यु बीमा मिलता है और अगर हवाई दुर्घटना हो तो प्राइमरी होल्डर को 5 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। साथ ही साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस कार्ड द्वारा महज 2 रुपए में लॉन्च एक्सेस भी किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि वर्तमान में ये कार्ड पहले साल के लिए निःशुल्क जारी किया जा रहा है। क्या बात करते हो? हाँ, आज ही जाके यूनियन बैंक से यूनियन स्पर्श ब्रेल डेबिट कार्ड ले लो। जरूर भैया, ये तो वाकई अच्छा कार्ड है। मैं आज ही ये कार्ड ले लेता हूँ। यूनियन बैंक की यह पहल हमारे लिए एक नया उजाला लेके आई है। अरे यूनियन बैंक का तो नारा ही है, अच्छे लोग अच्छा बैंक। अभी आप सुन रहे थे यूनियन पॉडकास्ट। अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।